हाल ही में केंद्र सरकार ने सब्सिडी संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सब्सिडी बिल को पूरा करने के लिए संसद के समक्ष अतिरिक्त धनराशि की मांग पेश की है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि सरकार आखिर इस अतिरिक्त सब्सिडी का उपयोग किन क्षेत्रों में करेगी और इस सब्सिडी को लेकर भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद सरकार की नई मांग क्या है, सरकार ने संसद से कितने पैसों की मांग की है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त मांग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अतिरिक्त मांग को कहाँ उपयोग किया जाएगा, साथ ही आगामी वर्ष में सब्सिडी की क्या संभावनाएं रह सकती हैं, क्या प्रोस्पेक्ट रह सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा निष्कर्ष पर भी बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिख सकते हैं। आज की जो हमारी पूरी वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और सब्सिडी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है हाउ हाई द सेंटर्स सब्सिडी बिल कुड गो दिस ईयर, यानी स्पष्ट तौर पर इस खबर में बात की गई है कि इस साल केंद्र सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो कहां तक जा सकता है, कितना ज्यादा जा सकता है, उसी विषय को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। केंद्र सरकार का इस साल का सब्सिडी बिल किस तरह से दिखाई देगा, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, उन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सरकार की नई मांग क्या है, किस तरह की मांग पेश की गई है सरकार द्वारा सब्सिडी को लेकर, उसको समझ लेते हैं। लेकिन इस बिंदु को समझने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि आखिर सब्सिडी होती क्या है। तो हम जानते हैं कि भारत एक फ्री इकोनॉमी है, एक मुक्त अर्थव्यवस्था है और फ्री इकोनॉमी के तहत जो भी चीजें खरीदी या बेची जाती हैं उन सभी की कीमत बाजार कारकों के आधार पर तय होती है, यानी मांग और आपूर्ति के आधार पर चीजों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। अब जब बाजार कीमतों के आधार पर किसी चीज की कीमत निर्धारित की जाएगी बाजार कारकों के आधार पर, तो जाहिर तौर पर कीमतें ऊपर या नीचे हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार किसी वस्तु की कीमत, किसी उत्पाद की कीमत इतनी ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है कि वो उत्पाद आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। और यदि ये उत्पाद कोई एसेंशियल एलिमेंट है, कोई एसेंशियल प्रोडक्ट है या फिर अनाज है जैसे पानी हो गया, तो इस तरह के जो आवश्यक उत्पाद होते हैं, यदि ऐसा कोई उत्पाद है और इसकी कीमत बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो आम लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं भारत के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उन गरीब लोगों को, भारत के आम लोगों को सब्सिडाइज्ड प्राइस पर, सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। उस दाम से कम दाम पर, जो बाजार कीमत है उस कीमत से कम कीमत पर लोगों को चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। और इन्हीं दोनों कीमतों के बीच जो अंतर होता है, जो बाजार कीमत है और जिस कीमत पर सरकार उपलब्ध करा रही है, इन दोनों कीमतों के बीच के अंतर को सब्सिडी कहा जाता है। अब आपने अपने घरों में भी देखा होगा जहां पर सिलेंडर आते हैं, सरकार कम दामों पर सिलेंडर देती है। इसके अलावा सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर भी सब्सिडी देती है, खाद्य उत्पादों पर सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देती है। तो इस तरह की सरकार तमाम तरह की सब्सिडियां प्रदान की जाती हैं। तो ये तो सब्सिडीज की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सरकार ने सब्सिडी को लेकर नई मांग क्या की है, उस मांग को समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च को ध्यान में रखते हुए, अपने सब्सिडी बिल को ध्यान में रखते हुए एक संसद से तकरीबन 2,14,580.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मांगी है। अब इस पूरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये समझ लेना भी जरूरी हो जाता है कि आज की जो हमारी पूरी वीडियो है वो आंकड़ों पर निर्भर करती है, वो डेटास पर निर्भर करती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए आंकड़े इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो आंकड़ों को याद करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो सरकार ने तकरीबन 2,14,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मांगी है। इससे पहले सरकार ने जब साल 2022-23 का बजट पेश किया था, तब इस पूरे बजट के दौरान सरकार ने अपने सब्सिडी बिल के लिए तकरीबन 3,17,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। यानी जाहिर तौर पर अब सरकार को और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई है। और यदि सरकार के इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है तो इस साल 2022-23 में सरकार का जो सब्सिडी बिल है
वो तकरीबन 5,32,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये तो सरकार के सब्सिडी बिल की बात हुई, सरकार की नई मांग की बात हुई। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि सरकार आखिर इस पूरी नई मांग को, इस पूरे अतिरिक्त धनराशि को उपयोग कहाँ करेगी। तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पूरी अतिरिक्त धनराशि को 3 क्षेत्रों में 3 मदों पर उपयोग करेगी। इसमें सबसे पहला क्षेत्र है उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी, और केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के लिए तकरीबन 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें दूसरा क्षेत्र है खाद्य सब्सिडी, जिसके लिए केंद्र सरकार तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और तीसरा क्षेत्र है पेट्रोलियम सब्सिडी, जिसके लिए केंद्र सरकार तकरीबन 24,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये 3 क्षेत्र हैं जिन 3 क्षेत्रों पर केंद्र सरकार अपने सब्सिडी बिल को खर्च करेगी। इस तरह से केंद्र सरकार का जो समग्र सब्सिडी बिल होगा साल 2022-23 के लिए, वो तकरीबन 5,32,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और ये जो 5,32,000 करोड़ रुपए की धनराशि है, ये साल 2020-21 के बाद सबसे अधिक सब्सिडी बिल मानी जा सकती है। ये साल 2020-21 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा सब्सिडी बिल है, क्योंकि साल 2020-21 में केंद्र सरकार ने तकरीबन 7,06,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के ऊपर खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 2020-21 में सब्सिडी पर जो बिल खर्च किया गया था, उसके जो कारण थे वो इस साल के कारणों से अलग हैं। यानी साल 2020-21 की सब्सिडी बिल में और साल 2022-23 के सब्सिडी बिल में, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर मौजूद है। अंतर क्या है, उस अंतर की बात करें तो साल 2020-21 में केंद्र सरकार ने सब्सिडी पर जो बिल खर्च किया था, वो खर्च मुख्य तौर पर भारतीय खाद्य निगम और जो उर्वरक कंपनियां हैं भारत में, उनको भुगतान के लिए खर्च किया गया था। उस पूरी धनराशि को इन दोनों एंटिटीज को भुगतान के लिए दिया गया था। इसकी पृष्ठभूमि को समझने की बात करें कि आखिर भारत सरकार द्वारा इन दोनों एंटिटीज को इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि क्यों दी गई, तो हम जानते हैं कि भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अनाज दिया जाता है, वो अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। और भारत में किसानों को जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, जो सब्सिडाइज अमाउंट पर जो फर्टिलाइजर मिलता है, वो डायरेक्ट फर्टिलाइजर कंपनियों से मिलता है। तो ये दोनों कंपनियां, ये दोनों एंटिटीज समय समय पर अपना काम कर रही थी, लगभग अपना काम कर रही थी, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही थी। और इन दोनों एंटिटीज को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था सब्सिडी का। ये दोनों कंपनियां सब्सिडाइज अमाउंट पर अनाज दे रही थी, फर्टिलाइजर दे रही थी, लेकिन केंद्र सरकार इन कंपनियों को, इन एंटिटीज को सब्सिडी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कई बाहरी स्रोतों से भी ऋण लेना पड़ा था। उदाहरण के लिए, इस पूरी अवधि के दौरान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड द्वारा तकरीबन 3 लाख करोड़ का, इस पूरे फंड से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 3 लाख करोड़ का ऋण लेना पड़ा था। अब इस पूरी स्थिति की वजह से इन दोनों एंटिटीज की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की और जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां थी, इन दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इनको नुकसान का सामना करना पड़ा। और इस खराब स्थिति को देखते हुए अंततः केंद्र सरकार द्वारा इन एंटिटीज को, इन कंपनियों को, इनका जो बकाया राशि बाकी थी, इनकी जो राशि बची हुई थी, उसका भुगतान कर दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल 2020-21 में सरकार ने सब्सिडी बिल पर जो खर्च किया था, वो सब्सिडी बिल पर जो खर्च था वो मुख्य तौर पर इन दो एंटिटीज को दिया गया था। लेकिन साल 2022-23 में ऐसा नहीं है। साल 2022-23 में केंद्र सरकार दूसरे वजहों से इतना ज्यादा खर्च कर रही है। तो अब उन दूसरे वजहों को भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार को इस अतिरिक्त मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है, उस अतिरिक्त मांग को कहां खर्च किया जाएगा, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले फूड सब्सिडी को समझते हैं। तो फूड सब्सिडी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसके मुख्यतः 2 कारण मौजूद हैं। सबसे पहला कारण है कोविड-19 महामारी और दूसरा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। हम जानते हैं कि जब से भारत में महामारी की शुरुआत हुई है, उस पूरी महामारी की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए, आम लोगों की सहायता करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई थी। और इन्हीं योजनाओं में से एक योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना को साल 2020 में शुरू किया गया था और इस पूरी योजना के तहत आम लोगों द्वारा सरकार से भारी मात्रा में अनाज लिया गया। अब यदि आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आंकड़ों से पता चलेगा कि
2021 की अवधि के दौरान इस पूरी योजना के तहत आम लोगों द्वारा सरकार से तकरीबन 92.88 मिलियन टन अनाज सरकार से लिया गया। इसके अलावा साल 2021-22 की अवधि के दौरान आम लोगों ने सरकार से तकरीबन 105.61 मिलियन टन अनाज लिया। यानी जाहिर तौर पर आम लोगों ने सरकार से भारी मात्रा में अनाज प्राप्त किया। अब इस अनाज की वजह से, इस पूरी योजना की वजह से सरकार पर सब्सिडी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ये दबाव न केवल साल 2021-22 के दौरान था, बल्कि ये दबाव साल 2022-23 के दौरान भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि सरकार ने इस योजना को, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, इस योजना को 2022 में दिसंबर महीने तक विस्तारित कर दिया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से सरकार पर इस पूरी योजना को लेकर जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और सरकार को अब अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी की जरूरत पड़ गई है, फूड सब्सिडी की जरूरत पड़ गई है। तो ये तो फूड सब्सिडी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि पेट्रोल कीमतें, जो तेल की जो कीमतें हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतें हैं, वो लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, एक भू राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत फरवरी महीने में हुई थी और फरवरी महीने में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें हैं, उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो सरकार पर जो सब्सिडी का दबाव है, अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आम लोगों पर दबाव को कम करने के लिए, उपभोक्ताओं और किसानों की सहायता करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी दी जा रही है। फर्टिलाइजर्स पर क्यों दी जा रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि उर्वरक भी एक तरह से पेट्रोकेमिकल उत्पाद ही है और इस तरह से जब पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर तौर पर उर्वरकों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में किसानों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, जो उर्वरक कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसी स्थिति को देखते हुए सरकार उर्वरकों पर, इसके अलावा पेट्रोलियम पर बहुत ज्यादा मात्रा में सब्सिडी दे रही थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत जो है वो तेल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उर्वरकों के मामले में, फर्टिलाइजर्स के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में सरकार पर जब भारत में दूसरे और तीसरे नंबर पर इन एलिमेंट्स का इतना ज्यादा उपयोग किया जाएगा, सरकार पर सब्सिडी का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार को अब अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये तो 2022-23 की बात हुई, अब आगामी वर्ष में किस तरह की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, किस तरह के प्रोस्पेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उस पर बात करें तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए अधिकांश जानकारों का कहना है कि आगामी वर्ष में 3F सब्सिडी पर कुछ राहत देखने को मिल सकती है। 3F सब्सिडी यानी फूड पर दी जाने वाली सब्सिडी, खाद्य पर दी जाने वाली सब्सिडी, फ्यूल पर सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी। तो आगामी वर्ष में हमें इन तीनों सब्सिडीज पर कुछ राहत, कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले खाद्य सब्सिडी की बात करें तो हमने पहले ही बात की कि खाद्य सब्सिडी को लेकर जो दबाव बढ़ रहा है, वो दबाव मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति को देखते हुए कई जानकारों का कहना है कि अब सरकार दिसंबर 2022 के बाद इस योजना को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य था इस पूरी योजना को लेकर कि आम लोगों की सहायता करना, खासतौर पर महामारी की अवधि के दौरान, वो उद्देश्य लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा सरकार के पास इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं है, क्योंकि अब किसी बड़े राज्य में कोई चुनाव ही नहीं बचा कि सरकार इस पूरी योजना को जारी रखे, और जिन राज्यों में चुनाव बचे भी हैं वो राज्य सरकार के लिए राजनीतिक लिहाज से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इस योजना को जारी न रखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अब सरकार के पास जो अनाज का स्टॉक है वो भी बहुत कम हो गया है, पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में सरकार के पास गेहूं और चावल का जो स्टॉक है वो तकरीबन 55.31 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है, जो कि अपने 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और ये जो स्टॉक है ये सरकार को इस योजना को और ज्यादा आगे बढ़ाने का स्पेस प्रदान नहीं करता है। तो यही कुछ कारण है कि सरकार अब इस योजना को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगी। तो जाहिर तौर पर इस योजना को आगे न बढ़ाने की वजह से सरकार के पास सब्सिडी का जो स्पेस है, वो सरकार के पास सब्सिडी की कुछ हद तक बचत देखने को मिलेगी।
इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ समय में कमी देखने को मिली है। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब जून महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल की कीमतें थी, वो 148.82 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। जाहिर तौर पर अपने सबसे अधिकतम स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन वर्तमान कीमतों की यदि बात करें तो वर्तमान समय में पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 84.92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है, यानी काफी नीचे आ गई है। तो जाहिर तौर पर सरकार पर इस पूरे विषय पर सब्सिडी देने का भी कोई दबाव नहीं है। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने का कोई दबाव नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी देने का कोई दबाव नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस दबाव के नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार के पास सब्सिडी की बहुत ज्यादा धनराशि बच सकती है और कई जानकारों ने इसका अनुमान भी लगाया है। अनुमान के मुताबिक अगले वर्ष, आगामी वर्ष यदि किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति देखने को नहीं मिलती है, कोई महामारी नहीं आती है या कोई भू राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती है, तो भारत को इस पूरी व्यवस्था की वजह से, सामान्य स्थिति की वजह से खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। फ्यूल जो फर्टिलाइजर्स है उस पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी और पेट्रोलियम फर्टिलाइजर पर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अब सरकार के पास ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो सब्सिडी की राशि बच रही है, इस बची हुई सब्सिडी का उपयोग किस तरह से किया जाए। अब इस संबंध में कई जानकारों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और इसमें से सबसे बेहतरीन सुझाव ये है कि ये जो बची हुई सब्सिडी की राशि है, इस सब्सिडी की राशि को तमाम तरह की सरकार द्वारा जो लोक कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं, उन योजनाओं पर इस राशि को खर्च कर दिया जाए। उदाहरण के लिए सरकार ने बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस पूरी योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब इस योजना में ये जो 6,000 रुपए की राशि है, इसे बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है इस पूरी बची हुई सब्सिडी की राशि की सहायता से। तो समग्र तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सिडी की व्यवस्था है, जो सब्सिडी की बची हुई राशि है, इस राशि की वजह से सरकार को आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्राप्त होगा और सरकार अंततः आर्थिक विकास को और ज्यादा बढ़ावा दे सकेगी। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी के महत्व को रेखांकित करते हुए इस पर कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक अस्थिरता के प्रभावों का आकलन कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है कि भारत में जो सब्सिडी की व्यवस्था शुरू की गई है, उस पूरी व्यवस्था का महत्व क्या है। इसके अलावा बीते कुछ दिनों में हमें जो जो एक महामारी देखने को मिली है और जो एक रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, जो इंटरनेशनल स्तर पर जो हमें अस्थिरता देखने को मिल रही है, उस अस्थिरता का इस पूरे सब्सिडी की व्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ है, आपको इस प्रभाव का भी आकलन करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।